नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो लेके आया हूँ एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का वीडियो बड़ा ट्रिकी वीडियो है। ट्रिकी वीडियो इसलिए कहता हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से एग्जाम में आते हैं और नेगेटिव मार्किंग देके जाता है हमें। बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर डायरेक्ट एकदम पता हो तो हम बड़े आराम से सही कर सकते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज्ड रहते हैं इनमें, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाता है क्योंकि हम चाहकर भी इनको नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और ये हमारी मेरिट डिसाइड करने वाले होते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ। मजा आएगा आपको, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। सबसे पहला, द वेजाइनल पीएच इन रिप्रोडक्टिव पीरियड इज। आई नो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7 जब नियर बाय रीडिंग होती है तो स्लाइटली कंफ्यूजन हो ही जाता है। हमें अच्छे से पता है कि जो वेजाइना की पीएच है रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर हमेशा एसिडिक होती है और ये चारों रीडिंग जो है वो एसिडिक पीएच की ही है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान या रिप्रोडक्टिव एज के अंदर वेजाइना का एक्चुअली में पीएच कितना होता है, ये आपको आंसर बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी। और ये कितना है? 4 to 5। पीएच के बारे में पढ़ते हैं तो ये होता है 3.8 to 4.5। 3.8 to 4.5 ये वेजाइना का पीएच होता है रिप्रोडक्टिव एज में, 3.8 to 4.5। अब 3 और 4 दिया, यहाँ पे 4 और 5 दिया, तो आप देख सकते हो ये जो रीडिंग आती है ये 3 और 4 के बीच में नहीं आके 4 और 5 में आई। ये दोनों ज्यादा है और ये कम पड़ रहा है, इसलिए ये तीनों गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज 4 to 5। इसलिए इनको मैं ट्रिकी कहता हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि एसिडिक पीएच होता है, लेकिन सारे एसिडिक जब ऑप्शन आ जाते हैं तो एग्जैक्ट आंसर चूज करना होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 4 to 5। तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस नर्व पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोरामेन मैग्नम से जाने वाली नर्व, स्पाइनल नर्व, वेगस नर्व, ससरी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। चार यहाँ पे ऑप्शन है। स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कोड से अटैच रहता है और ये जो तीनों नर्व होती है ये क्रेनियल नर्व है। ये तीनों कैसी नर्व है? क्रेनियल नर्व है ना, क्रेनियल नर्व। वेगस नंबर 10 है, 11 एसेसरी नंबर 11 है और हाइपोग्लोसल नंबर 12 है। तो ये तीनों ही क्रेनियल नर्व है। अब फोरामेन मैग्नम जो होता है वो ऑक्सीपिट बोन का छिद्र होता है और वहां से जो नर्व पास होती है इनमें से वो होती है, वेरी गुड, 11th नंबर क्रेनियल नर्व। इसका नाम है एक्सेसरी नर्व। मोटर नर्व है, प्योर मोटर नर्व है। 11th और 12th दोनों ही जो है वो प्योर मोटर नर्व है। वेगस नर्व मिक्स टाइप की रहती है और ये क्रेनियल नर्व के एग्जाम्पल है। और एक्सेसरी नर्व वो फोरामेन मैग्नम से जाती है। हालांकि फोरामेन मैग्नम से दो और स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनल कोड जो है वो फोरामेन मैग्नम से निकलती है, स्पाइनल कोड फोरामेन मैग्नम में से होकर निकलती है। और वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, उसकी एंट्री ब्रेन के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर या सेरिब्रम के अंदर फोरामेन ऑफ मैग्नम से होती है। तो ये दो स्ट्रक्चर और है एक्सेसरी नर्व के अलावा जो कि फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होती है। नेक्स्ट है द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर इज। यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग बनाने वाले एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? फर्स्ट है कोलुमनार, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड, थर्ड है स्क्वेमस, फोर्थ है ट्रांजिशनल। विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, डी इज द करेक्ट वन। यू ऑल नो एंड इट्स सिंपल वन। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है यूरिनरी ब्लैडर। कई बार पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू याद ना रहे तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है यूटीआई और टी फॉर ट्रांजिशनल। टी याद रखना, यूटीआई याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर याद रखना, जैसे भी याद रखना आपको याद रखना है और जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली आता है। तो ट्रांजिशनल, यूरिनरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क के प्रोडक्शन वाला हार्मोन कौन सा है? मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है? थायराइड, एडीएच। आई नो कि आपको पता है ये दोनों ही नहीं हो सकते। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। यस, बोले सर ये तो प्रोलैक्टिन ही होगा। इट्स डी। डी इज द करेक्ट वन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क का सिक्रीशन कराता है। सिक्रीशन बोलो या इजेकुलेशन बोलो। मिल्क का इजेकुलेशन जो होता है, मिल्क का एक्सप्रेशन जो होता है ब्रेस्ट में से सीक्रेट जो होता है मिल्क, वो कराता है ऑक्सीटोसिन। और प्रोलैक्टिन मिल्क का सिंथेसिस या प्रोडक्शन कराता है। प्रोडक्शन वर्ड बोलो या सिंथेसिस बोलो। सिंथेसिस, फॉर्मेशन, जेनेसिस, कुछ भी बोलो। सिंथेसिस बोलो, फॉर्मेशन बोलो, जेनेसिस बोलो,
मिल्क का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, जेनेसिस, सिंथेसिस ये सब कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। लेंस की थिकनेस को चेंज करने वाला आई का स्ट्रक्चर कौन सा है? लेंस की थिकनेस कौन चेंज करता है? स्क्लेरा, कॉर्निया, सिलियरी बॉडी और आइरिस। कौन लेंस की थिकनेस को चेंज करता है? बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल होती है और सिलियरी मसल की वजह से लेंस की जो है वो थिकनेस चेंज होती है। सिलियरी मसल लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। नेक्स्ट है एंडोस्कोप इज स्टरलाइज बाय। एंडोस्कोप जो है वो किससे स्टरलाइज करते हैं? ये क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, यूवी रेज, 2% फिनॉल और 2% ग्लूटाल्डिहाइड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एंडोस्कोप किससे जो है स्टरलाइज करते हैं? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। और कितने टाइम के लिए? फॉर 30 मिनट, 30 मिनट तक एंडोस्कोप को 2% ग्लूटाल्डिहाइड में रखो, है ना। अगर वहां पे एथिलीन ऑक्साइड है तो 10% फिनॉल भी काम में ले सकते हैं 4 से 10 घंटे के लिए। लेकिन सबसे अच्छा सोल्यूशन ग्लूटाल्डिहाइड 2%, 30 मिनट तक हम उसमें रखते हैं एंडोस्कोप को। सिस्टोस्कोप, लेप्रोस्कोप, कैथेटर्स कुछ भी आए, एंडोस्कोप के अलावा और क्या क्या? सिस्टोस्कोप, है ना, लेप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप, स्कोप, कैथेटर्स, है ना, ये सब चीजें जो होती है वो हम किससे करते हैं? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से स्टरलाइज करते हैं। 30 मिनट तक उसमें रखना होता है। अच्छा, ऑटोक्लेविंग जो होती है, ऑटोक्लेविंग किस किस चीजों का करते हैं ऑटोक्लेविंग? तो सूचर मटेरियल जो होते हैं वो सारे ऑटोक्लेव होते हैं, है ना। ऑटोक्लेव जितने भी सूचर्स मटेरियल होते हैं, सूचर मटेरियल, वो सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर में जो सूचर मटेरियल काम में लेते हैं वो सारे के सारे क्या किया जाते हैं? ऑटोक्लेव किया जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑटोक्लेविंग जितने भी एप्रन होते हैं ना, सर्जिकल में जो एप्रन्स काम में लेते हैं, जितने भी एप्रन है, ग्लव्स है ना, कैथेटर्स है, कैथेटर है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सबको ऑटोक्लेव करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उन सबको क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं, एक्सेप्ट शार्प, है ना, एक्सेप्ट शार्प। शार्प इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव नहीं करते, बाकी जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सबको ऑटोक्लेव करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के। ये ऑटोक्लेव का पर्पज होता है। अल्ट्रावायलेंट रेड जो होता है वो जो है धूप के अंदर अपन किसी चीज को सुखा के जो ये एक तरीका है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है नॉर्मली। और 2% फिनोल एक और ऑप्शन है। तो 2% फिनोल जो है उससे हम ज्यादातर शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, है ना, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम ऑटोक्लेव कर, शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं 2% फिनॉल से। शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक आपका जो है नीडल हो गया, मेटल कैप हो गया, कोई भी ब्रोकन ग्लास हो गया, इन सब चीज को ऑटोक्लेव करते हैं फिनॉल से। तो ये सारे की सारी कहानी रहती है ऑटोक्लेविंग की, इंस्ट्रूमेंट की कहानी। एंडोस्कोप, ग्लूटाल्डिहाइड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्मिथ टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। स्मिथ टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के काम आता है? बाइल पिगमेंट, एसीटोन, बाइल साल्ट, एल्ब्यूमिन। बहुत अच्छे, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बाइल पिगमेंट के लिए जाता है। स्मिथ इज फॉर बाइल पिगमेंट, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। एसीटोन के लिए हम नॉर्मली जो है स्पॉट टेस्ट करते हैं, है ना, यूरिन का, यूरिन के सैंपल लेते हैं इन सब में और स्पॉट टेस्ट करते हैं यूरिन का। एसीटोन के लिए स्पॉट टेस्ट बोलते हैं इसको। बाइल साल्ट जो होता है उसका पता लगाने के लिए हम हेज टेस्ट करते हैं यूरिन में, हेज टेस्ट, है ना, हेज टेस्ट किया जाता है, यूरिन के अंदर बाइल साल्ट का पता लगाते हैं। एल्ब्यूमिन के लिए यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, है ना, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन ये टेस्ट कराते हैं। उससे हम यूरिन में एल्ब्यूमिन जो है, माइक्रो एल्ब्यूमिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन की प्रेजेंसी पता चल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होते हैं वो कैरिड आउट किया जाता है। इसमें टेस्ट जो होता है वो बाइल पिगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में करते हैं। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकोस्टोमी में कोज। ट्रेकोस्टोमी का प्रोलॉन्ग सक्शनिंग क्या करेगा? ये क्वेश्चन ने पूछा है। मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग अगर आप ट्रेकोस्टोमी का करते हैं तो उससे पेशेंट को क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और द करेक्ट आंसर इज हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। अगर आप ट्रेकोस्टोमी से प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करते हैं तो पेशेंट को हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। प्रोलॉन्ग ट्रेकियल सक्शनिंग, और कितने से प्रोलॉन्ग? 10 सेकंड से ज्यादा। इसलिए हम नॉर्मली सक्शनिंग जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट।
नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं? जो इन्फेक्शियस नहीं है उसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मान गए भाई। नॉन इन्फेक्शियस टेस्ट किस में डिस्कार्ड करते हैं? ब्लैक के अंदर, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। रेड कलर जो होता है, रेड कलर, उसके अंदर जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, ग्लव्स होते हैं, जितने भी प्लास्टिक आइटम होते हैं, वो सारे के सारे जाते हैं रेड के अंदर। ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर, इसमें नॉर्मली जो है हम यूज करते हैं जितने भी वाइल्स होते हैं, जो है ना, जो ग्लास वाले होते हैं, ग्लास वाले वाइल्स वगैरह, ये जो चीजें होती है, ये हम ब्लू के अंदर डालते हैं। येलो के अंदर जो है जितने भी जो है ड्रेसिंग मटेरियल होते हैं, ड्रेसिंग मटेरियल, है ना, ब्लड जिसको नॉर्मली होता है, या ह्यूमन जो पार्ट होते हैं, है ना, टिश्यू होते हैं, ह्यूमन टिश्यू, सेल्स वगैरह, है ना, कटे हुए अंग जो होते हैं, वो सारे के सारे येलो के अंदर जाते हैं। ग्लासेज वगैरह ब्लू के अंदर। एक होता है ग्रीन, जिसके अंदर हम जो है नॉर्मली अपना जो है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे कोई प्लास्टिक वगैरह ये डाल सकते हैं ग्रीन में, और ब्लैक भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ब्लैक, जिसमें नॉन इन्फेक्शियस जाता है। रेड, ब्लू और येलो के अंदर इन्फेक्शियस कंटेंट जाते हैं। नेक्स्ट है, फोलिस कैथेटर ऑपरेट बाय द प्रिंसिपल ऑफ। फोलिस कैथेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ग्रेविटी और नन ऑफ दिस। बहुत अच्छे। फॉलिस कैथेटर काम करता है ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी के ऊपर, किसके ऊपर काम करता है? ग्रेविटी पे। फॉलिस कैथेटर काम करता है ग्रेविटी पे। हमने बोला, इसलिए हम फॉलिस कैथेटर जो होता है उसमें जो यूरोबैग अटैच होता है उसको कभी भी ब्लैडर के लेवल से ऊपर नहीं करना होता है, क्योंकि ग्रेविटी पे काम करता है, और अगर ब्लैडर से ऊपर होएगा तो ग्रेविटी नहीं मिलेगी, तो यूरिन बाहर नहीं आएगा। तो कैथेटर ग्रेविटी पे काम करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। दो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो ओवा रिलीज हुआ और दोनों ओवा फर्टिलाइज हुए, इसको क्या बोला जाता है? सुपरफिटेशन, सुपर फेकंडेशन, फीटस पाइप्रासियस और नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। अगर दो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अलग अलग, और दो मेंस्ट्रुअल साइकिल से दो बच्चे वहां पे बर्थ हुए हैं, दोनों जो है, दोनों ओवा जो है वो फर्टिलाइज हुए हैं, तो ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को हम क्या क्या नाम देते हैं? ये क्वेश्चन ने पूछा है। एनी आइडिया अबाउट दिस कंडीशन, की जब दो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अलग अलग, नॉर्मली क्या होता है, एक ओवा जो होता है वो फर्टिलाइज होके दो दो वहां पे बच्चे बन जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी होती है। लेकिन दो अलग अलग ओवा रिलीज हुए और दोनों फर्टिलाइज हुए और दो बच्चे वहां पे बने, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ने पूछा है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ए। कुछ लोगों ने ठीक पहचाना, इस सुपर फिटेशन, है ना। एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, एक सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी, दो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और दो ओवा रिलीज होते हैं, और दोनों फर्टिलाइज, टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब दो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दो है, ओवा भी दो है, तो इसको सुपरफिटेशन कहते हैं। सुपर फेकंडेशन जो होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंगल होता है और फर्टिलाइजेशन दो ओवा का होता है, सेपरेट एक्ट हुआ होता है ना। सुपर फेकंडेशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो तो एक ही होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक ही है। ओवा कितने रिलीज हुए? दो ओवा, और दो अलग अलग बार कोइटस के प्रोसेस के दौरान, दो अलग अलग बार, दोनों अलग अलग बार ओवा जो है वो फर्टिलाइज हुए, है ना। तो टू ओवा सेपरेटली फर्टिलाइज होते हैं अलग अलग कोइटस के दौरान, शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान। इसको सुपर फेकंडेशन कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डाई जाइगोटिक ट्विन, डाई जाइगोटिक, है ना। ये कंडीशन एक ही है, लेकिन सुपरफिटेशन के अंदर दो ओवा, दो अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवा रिलीज हुए और फर्टिलाइज हुए, ये सुपरफिटेशन कहलाता है। एक ऑप्शन है फेकस पेपायरासियस। तो फीटस पेपायरासियस में मम्मीफाइड फीटस होता है। मल्टीपल जब गेस्टेशन होते हैं, दो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा जो होता है वहां पे इंट्रायूट्राइन उस फीटस की डेथ हो जाती है, और वो फीटस फ्लैट होके जो मेम्ब्रेन है, और दूसरा जो बच्चा होता है मेम्ब्रेन, जो दूसरे बच्चे की जो मेम्ब्रेन है, उसके और यूट्राइन वाल के बीच में फ्लैट होके वो आ जाता है, बीच में आ जाता है। इसको फीटस पेपायरासियस कहते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, दो बच्चे, एक अंदर ही डिमाइंस हो जाता है, डेथ हो जाती है, और दूसरे बच्चे और उसकी मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में, ये यूट्राइन वॉल और दूसरे बच्चे की मेम्ब्रेन के बीच में ही आ जाता है। इसको फीटस पेपायरासियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ AEFI। AEFI की फुल फॉर्म, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन। AEIFI बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए।
एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को फॉलो करते हुए कुछ एडवर्स इवेंट होते हैं, उसको हम AEIE के नाम से जानते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोपाइलैक्सिस एडमिनिस्टर ऑफ विटामिन ए इन ए चाइल्ड। चाइल्ड में विटामिन ए को एज ए प्रोपाइलैक्सिस देना क्या कहलाता है? हेल्थ प्रमोशन, ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन। बहुत ही अच्छे, द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये देते हैं किसी बच्चे में तो कमी नहीं है, आप एज ए प्रोपाइलैक्सिस दे रहे हो, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन काउंट होगा, आप स्पेशली प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं हो, इसलिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए को डाला गया, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट है द हील टू सिन टेस्ट असेस। हील टू सिन जो टेस्ट किया जाता है वो किसको असेस करता है? क्या असेस करता है? मसल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज और ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, हील टू सिन टेस्ट जो होता है वो मसल कोऑर्डिनेशन को देखता है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। लोअर एक्सट्रीमिटीज में मसल के कोऑर्डिनेशन का पता लगाने का एक टेस्ट है, टेस्ट का नाम है हील टू सिन टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। The most accurate laboratory test for renal function is, renal function का most accurate lab test, blood urea nitrogen, urine analysis, creatine creatinine और serum creatinine। सबसे स्पेसिफिक और एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट माना जाता है रीनल फंक्शन के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं हो तो करेक्ट आंसर सीरम क्रिएटिनिन भी बनता है, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑप्शन में है तो सी बिल्कुल करेक्ट है, सी क्रिएटिनिन क्लियरेंस करेक्ट है ना। एक्यूरेटली लैब टेस्ट होता है रीनल फंक्शन का क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और सीरम क्रिएटिनिन इसके बाद में नंबर लगता है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं हो तो सीरम क्रिएटिनिन होता है, लेकिन ये है और सीरम क्रिएटिनिन है तो आंसर बनेगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो सी इज द करेक्ट वन। हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी एज एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड? दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड, ये क्लासिफिकेशन किसने किया? जॉर्डन एल्पर्ट, कार्ल जेजुंग, वाटसन और ब्रूनर। बहुत अच्छे, दिस क्लासिफिकेशन गिवन बाय जुंग। दो तरह की पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मजेदार एमसीक्यू थी जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि गणपति बप्पा भी यही बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण भी यही बोल के गए थे कि सारथी ना बनो, स्वार्थी बनो। तो आज गणपति बप्पा के डे पे तो कम से कम हमें एक भलाई का काम जरूर करना चाहिए कि किसी भी एक अपने ही जैसे किसी भाई का जो या बहन का जो हमारे लिए मतलब हम उनके लिए एक गणपति बप्पा बन के जा सकते हैं उसकी लाइफ में, और शायद उसकी लाइफ में कुछ भला कर सके। तो ट्राई करिएगा और करके देखिएगा, एक बार शेयर करें और कई लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिए। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय गणपति बप्पा मोरिया, जय हिंद, जय भारत।